हेलो एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हमारे सीनियर सर एडवोकेट सज्जाद हुसैन सर। और सर से आज हम जानेंगे कि सर वसीयत कैसे कराते हैं। देखिए, वसीयत के लिए तो ये ज़रूरी है कि किसी आदमी को अगर वसीयत करानी है तो वो अपनी ज़िंदगी में जिस प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहता है तो वसीयत उस प्रॉपर्टी को कर सकता है। वसीयत के बहुत सारे नियम ये हैं, लेकिन साधारणता ये है कि सिंपल में अगर ये कहा जाए कि एक आदमी अपनी जीवन के बाद यानी उसके डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से या गलत लोगों के हाथ में न चली जाए, वो अपने जीवन काल में ही अपनी प्रॉपर्टी का बंदोबस्त करने का जो तरीका अपनाया जाता है उसी को एक्चुअली वसीयत कहते हैं, ताकि उनके मरने के बाद या वसीयत करने वाले के इंतकाल के या डेथ के बाद कोई ऐसी बड़ी डिस्प्यूट ना हो जाए कि वो प्रॉपर्टी एकदम छिया छापट हो जाए और उसके तमाम लोग क्लेमेंट हो जाएं। तो एक्चुअली वसीयत कोई बलरामपुर का रहने वाला है तो लखनऊ में भी कर सकता है, और लखनऊ का रहने वाला है तो दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी जहां पे रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पे आप रजिस्ट्री ऑफिस में यानी जहां पे बैनामा होता है वहां पे आप बाकायदा डीड बना करके और आप वसीयत पंजीकृत करा सकते हैं। और वसीयत पंजीकृत होना इसलिए जरूरी है कि आम तौर पे अगर वसीयत पंजीकृत नहीं होती है तो तमाम डेथ के बाद में इधर उधर से लोग जो है फोर्ज विल डीड बना कर करके और डिस्प्यूट कर देते हैं। तो जब डिस्प्यूट आ जाती है तो काफी दिनों पे तक जब डिस्प्यूट चलने लगता है तो लोग ये चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में किसी तरीके से इनको भी कुछ दे दें और जो डिस्प्यूट कर रहा है उनको भी दे दें, कुछ विटनेसेस को दे दें। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में सबसे अच्छा और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार भी अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड वसीयत बहुत अच्छा है। और अगर डिस्प्यूट होने का डर हो तो रजिस्टर्ड वसीयत कर देनी चाहिए। और वसीयत में कई एक चीजें हैं, चल अचल संपत्ति भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह में जो एफडी वगैरह है उसको कर सकते हैं। यानी वसीयत में जिस भी चीज को करना चाहें जो लीगल फॉर्मेट के अंदर में आता है उसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वसीयत में ज्यादा कोर्ट फीस भी नहीं लगती है। थैंक यू सर बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा आप कमेंट करिए, हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।